डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है अपने चैनल पोलिटिकल साइंस एसपीएम में। मैं विकास। प्यारे साथियों, आज हम लोग बीपीएससी के द्वारा आयोजित जो टीआरई 3 का एग्ज़ाम है, पीजीटी पॉलिटिकल साइंस का, जो कि वर्ग 11 से 12 के लिए आप तैयारी करें, उसी के क्रम में हम लोग पीजीटी पॉलिटिकल साइंस के लिए बेहद महत्वपूर्ण जो टॉपिक्स हैं उसको आज से कवर करेंगे। मतलब सेलेक्टेड टॉपिक्स को, जो कि बार बार आपसे प्रश्न वहीं से पूछे जाते हैं। तो उसी क्रम में आज का हमारा जो टॉपिक है कौटिल्य, चाणक्य, विष्णुगुप्त, जो ये इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स हैं, एंशिएंट इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स, यानी प्राचीन भारतीय राजनीतिक विचारक, उसमें ये इसकी बेहद महत्ता है। महत्वपूर्ण इसलिए है कि इससे कई सारे प्रश्न बनते हैं। तो चूंकि आप कई लोग ऑब्जेक्टिव कह रहे हैं, तो ऑब्जेक्टिव के अलावा कई लोग ये कह रहे हैं कि कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स जो हैं उसको हम लोग पढ़ें। तो उसी क्रम में आज हम लोग ये जो आपका कौटिल्य है उससे संबंधित हम लोग इसके फुटनोट्स को पढ़ेंगे और थोड़ा सा जल्दी में पढ़ेंगे, ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव नहीं करेंगे। और आपको ना समझ में आए तो आप वीडियो पॉज करके या आप इसमें से जो भी आपको इम्पोर्टेंट लगे कंटेंट आप नोट कर सकते हैं। तो आइए इसको पढ़ते हैं और समझते हैं विस्तृत रूप में डिस्क्रिप्टिव मोड में। थोड़ा सा भी समय बचा है तो इसमें हम लोग थोड़ा सा कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स हैं, जितने भी सेक्शन हैं उसको हम लोग कवर कर लेते हैं। तो आइए, और आगे बढ़ने से पहले वही आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ताकि आपके साथ साथ हम लोगों का भी भला हो। और एक और बात, अगर आपको पेड पीडीएफ की आवश्यकता है, पेड पीडीएफ जो है उसकी अगर आवश्यकता है, तो उसमें जिसमें हम लोग 5 ऑप्शंस वाले जो पीडीएफ को सॉल्व कर रहे हैं इसकी आवश्यकता है, तो आप इसको हम इस नंबर पे जो आपका इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। ज़्यादा कॉस्ट नहीं है, एकदम आपका रिलायबल है। तो आइए सॉल्व करते हैं। सॉल्व क्या करना है, पढ़ते हैं इसको। कौटिल्य भारत का मैकियावली। पहली बात आपको याद नोट करना है कि भारत का मैकियावली कौन है, कौटिल्य। और ये किसने कहा, तो यार सब लोग जानते हैं कौटिल्य भारत का मैकियावली, लेकिन किसने कहा, जवाहरलाल नेहरू ने कहा अपने। और इनकी एक फेमस पुस्तक है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। देखिए यहीं से आपके 3 क्वेश्चन तैयार हो गए। कौटिल्य भारत का मैकियावली है, ये भी प्रश्न है। किसने कहा, जवाहरलाल नेहरू ने कहा। और जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक कौन सी है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जिसको हिंदी में आप भारत की खोज करते हैं। कौटिल्य तक्षशिला विश्वविद्यालय में आचार्य या प्रोफेसर थे। ठीक, तक्षशिला विश्वविद्यालय में क्या थे, ये शिक्षक थे। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री तथा महान भारतीय यथार्थवादी राजनीतिक विचारक, जिसे भारत का मैकियावली कहा जाता है, ने अर्थशास्त्र नामक महान ग्रंथ लिखा। कौटिल्य की पुस्तक का क्या नाम है, अर्थशास्त्र। यह व्यवस्थित राजनीतिक सिद्धांत देने वाला प्रथम भारतीय ग्रंथ है। यानी राजनीति का व्यवस्थित सिद्धांत देने वाला प्रथम भारतीय ग्रंथ कौन सा है, वो है आपका अर्थशास्त्र, जो कि कौटिल्य के द्वारा लिखा गया। ठीक, इसमें राजनीति को धर्म से स्वायत्त विषय माना गया, जो कि मैकियावली इस बात के लिए फेमस हो गया। मैकियावली से पहले ही कौटिल्य ने कह दिया, क्योंकि तब ये बातें आम जनमानस में नहीं आ पाई थी, क्योंकि ये तो 1909 में खोजा गया पुस्तक, तब पता चला। लेकिन कि इसने क्या किया, धर्म और राजनीति को पृथक किया या उसे स्वतंत्र किया। कौटिल्य को नीति शास्त्र परंपरा के विरुद्ध अर्थशास्त्र परंपरा की स्थापना का श्रेय दिया जाता है। वे प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने राजनीति अर्थशास्त्र को एक स्वतंत्र विषय बनाया। ये सारे क्वेश्चन आपको क्या मतलब कि आने चाहिए और पता होना चाहिए, क्योंकि बीपीएससी आपसे कंसेप्ट आधारित क्वेश्चन पूछ रहा है। अर्थशास्त्र के बारे में जानिए कि राजनीतिक सिद्धांत नहीं बल्कि शासन कला पर लिखा गया ग्रंथ है। क्या है, जो अर्थशास्त्र है थियरी नहीं देता है, बल्कि स्टेट क्राफ्ट जो है, शासन चलाने की जो कला है, सरकार चलाने या राज्य चलाने की जो कला है, उस पर इस ग्रंथ में व्याख्या की गई है। कौटिल्य के अनुसार अर्थ का तात्पर्य ऐसी भूमि जिस पर मनुष्य बसे हों। इस प्रकार अर्थशास्त्र ऐसी संहिता जो भूमि अर्जित करने व उसमें वृद्धि के उपाय सुझाती हो। अर्थशास्त्र जिसे श्याम शास्त्री प्रकाश में लाए। अर्थशास्त्री को कौन खोजा, श्याम शास्त्री थे ये, जिसमें 15 अधिकरण। बार बार पूछा जाता है कि कौटिल्य की पुस्तक जो है अर्थशास्त्र में कितने अधिकरण है, 15 अधिकरण है। और ये लोक प्रशासन, राजनीति, शासन कला तथा कूटनीति पर लिखा गया महान ग्रंथ है। देखिए कितने विषय इसमें शामिल, लोक प्रशासन, राजनीति, शासन कला तथा कूटनीति, इसमें डिप्लोमेसी सब शामिल है। ठीक, अब ये याद रखिएगा। ठीक, ये 1905 नहीं होगा, 1909 होगा, ये मिसप्रिंट है। ठीक, तो ये है अर्थशास्त्र में सरकार के कितने भाग हैं, 34। ठीक,
कितने भाग हैं? 34। और विभाग में विभागाध्यक्ष कितने हैं? 18 मंत्री, ठीक। और जिन्हें कौटिल्य अष्टदास तीर्थ कहता है, तीर्थ का तात्पर्य मंत्री या विभागाध्यक्ष। ऐसे ही प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, या आप इसको याद कर लीजिए। अर्थशास्त्र में 4 विधाओं का उल्लेख है। 4 विधाएं कौन कौन सी हैं? वो यानी मानव ज्ञान 4 प्रकार का, किस प्रकार की? आन्वीक्षिकी है, त्रयी है, ठीक। और तीसरा है आपका वार्ता दंड नीति। ये 4 ज्ञान के, ठीक। और फिर मैं जो इम्पोर्टेंट है मैं उस पर प्रकाश डाल दे रहा हूँ, आप वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं, ठीक। दंड नीति ऊपर पर पूछता है, तो आप जान लीजिए कि दंड शासन कला या राजनीति शासन को दंड नीति बोलते हैं। ये TRE 2 में प्रश्न पूछा जा चुका और TRE 1 में भी। संप्रभुता का वास दंड में है। संपूर्ण सांसारिक जीवन व राज्य दंड नीति पर ही आश्रित है। ज्ञान की प्रथम 3 विधाओं संरक्षण, संवर्धन, दंड नीति पर अवलंबित है। दंड नीति ही अर्थशास्त्र का मुख्य विषय है, ठीक। दंड राज्य शक्ति और प्रभुसत्ता का प्रतीक है। अर्थशास्त्र के उद्देश्यों की प्राप्ति का साधन है। अर्थ की तुलना वह धर्म गौण है। अर्थ की तुलना ज़्यादा है, बल्कि धर्म को कौटिल्य ने गौण माना है। कौटिल्य का राज्य धर्मनिरपेक्ष राज्य है, पंथ निरपेक्ष राज्य सेक्युलर स्टेट है, ठीक। भारतीय कूटनीति और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार शिवशंकर मेनन क्या कहते हैं, ठीक। याद रखिएगा, ये आप पढ़ लीजिएगा। एक प्रश्न पूछता है आपसे, जो बहुध्रुवीता कब से ये हुआ? जो शक्ति का विभाजन या शक्तियों का जो केंद्रक्रम बहुध्रुवीता, ये तो वेस्टफेलिया की जो संधि है, यानी जो नेशन स्टेट है, इनका उद्भव कब से हुआ? वेस्टफेलिया की संधि के बाद से, ठीक। ये भी एक महत्वपूर्ण कोट है, ठीक। या जो इम्पोर्टेंट है मैं उसको पढ़ दे रहा हूँ, ठीक। आप वीडियो पॉज करके पढ़ लीजिएगा। एक पुस्तक है आपके कूटनीतिज्ञ कौटिल्य के अर्थशास्त्र से संबंधित है। सुन त्सू की कृति जो आर्ट ऑफ वॉर, और मैकियावेली की द प्रिंस। मैकियावेली की एक पुस्तक द प्रिंस भी है, आर्ट ऑफ वॉर है, ये सुन त्सू की भी रचना है, ये भी आप याद रखिएगा, ठीक। या ठीक। कौटिल्य का सबसे बेहद महत्वपूर्ण है, कौटिल्य का ये जो राज्य है उससे संबंधित प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, ये बेहद महत्वपूर्ण है। तो इसको जरा देखिए कि कौटिल्य का राज्य जैविक राज्य, ऑर्गेनिक स्टेट है। मतलब राज्य को क्या एक जीवधारी के रूप में देखते हैं, जैसा कि आपका प्लेटो है, ये अरस्तु है, या हर्बर्ट स्पेंसर, ये सब जीवधारी हैं या ऑर्गेनिक स्टेट के समर्थक हैं। राज्य साध्य वश व्यक्ति साधन है, ये भी कथन महत्वपूर्ण है कि उत्पत्ति के संबंध में कौटिल्य संविधान सिद्धांत सामाजिक समझौते का समर्थक है। बेहद महत्वपूर्ण है कि कौटिल्य जो राज्य की उत्पत्ति के दैवीय सिद्धांत का समर्थन नहीं करते हैं, बल्कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट या सामाजिक समझौते या संविदा सिद्धांत का समर्थन करते हैं, जैसे कि हॉब्स लॉ रूसो ने किया, ठीक। सामाजिक समझौता, मत्स्य न्याय की समाप्ति के लिए मनुष्य ने आपस में समझौता कर मनु को राजा बनाया। मनुष्य अनाज का 1/6 भाग व व्यापार का 1/10 भाग राजा को देंगे, ठीक। ये भी बेहद महत्वपूर्ण है, इसको भी याद कर लीजिएगा। बदले में राजा उनकी बाह्य यानी विदेशी आक्रमण व आंतरिक शांति व्यवस्था सुरक्षा प्रदान करेगा, ठीक। कौटिल्य को नीति शास्त्र परंपरा के विरुद्ध, ये भी है कि कौटिल्य नीति शास्त्र की जो परंपरा रही थी उसका खंडन किया। उन्होंने अर्थशास्त्र परंपरा का स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है। वे प्रथम विचारक थे जिन्होंने राजनीतिक अर्थशास्त्र को एक स्वतंत्र विषय बनाया तथा आदर्श के स्थान पर यथार्थ पर बल दिया। कौटिल्य राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली का समर्थक था। किसका? जो आपका राजतंत्र है उसके कौटिल्य समर्थक थे। कौटिल्य का राज्य कैसा है? कल्याणकारी या वेलफेयर स्टेट है, ये भी याद रखना है आपको। राज्य का प्रधान लक्ष्य क्या होना चाहिए? तो प्रजा का योगक्षेम, यानी योगक्षेम का मतलब अलब्ध लाभार्थ, मतलब लब्ध परिरक्षण, यानी जो प्रजा का योगक्षेम है, प्रजा का कल्याण। इसलिए उनका जो स्टेट है, राज्य है, कौन सा विचार शासन सिद्धांत है? तो कल्याण के राज्य, कल्याणकारी यानी वेलफेयर स्टेट का वो सिद्धांत प्रस्तुत करते हैं।
दंड नीति जो कि उसका लक्ष्य क्या है, अलब्ध लादा यानी अप्राप्य को प्राप्त करना, जो अप्राप्त है अब तक जो प्राप्त नहीं हो सका उसको प्राप्त करना, यही दंड नीति का लक्ष्य है। लब्ध परिरक्षण का क्या मतलब है कि जो प्राप्त कर लिया आपने उसको संरक्षण करना है, ठीक। और रक्षित विवर्धनी, संरक्षित को बढ़ाना, ठीक, ये सब है, ठीक। इस प्रकार राज्य व राजनीति संरक्षणात्मक विकासात्मक कार्यों के साथ साथ वितरणात्मक न्याय से भी संबंधित है उनका, ठीक। तो ये फिर है कि कौटिल्य यथार्थवादी विचारक था। कैसे? ये यथार्थवादी विचारक थे और अतः राज्य प्रथम था, इनकी नज़र में राज्य को सर्वोपरि, राज्य श्रेष्ठ है, उसके बाद व्यक्ति है। धर्म और नैतिकता राज्य के ध्येय की पूर्ति के साधन है। धर्म और नैतिकता से राज्य के उद्देश्यों की पूर्ति की जा सकती है। धर्म राज्य व राजनीति की अधीन था। धर्म जो क्या है, राज्य व राजनीति के अधीन था। राजकोष में धनाभाव की स्थिति में राजा दैव द्रव्य मंदिरों को, खजाना को भी ले सकता था, उसमें बेहद महत्वपूर्ण था। अगर राजा के पास धन का अभाव है तो मंदिरों के जो खजाना होता है उसको भी ले सकता था वो। धर्म काम अर्थ के अधीन थे। धर्म और काम अर्थ के अधीन थे। कौटिल्य के अनुसार धर्म राज्य की सेवा का एक शक्तिशाली साधन है। ठीक, अगला पेज देखिए कि कौटिल्य धर्मनिरपेक्ष राज्य का समर्थन करता है, ये आपको पता ही चल गया। मंत्रिपरिषद में 3 या 4 मंत्रियों की नियुक्ति का समर्थन करता है। कौटिल्य राज्य की मंत्रिपरिषद में 3 या 4 मंत्री की नियुक्ति का समर्थन करता है, ठीक। प्रशासनिक व्यवस्था जरा उसका समझ लीजिए कि संपूर्ण राज्य प्रांतों व जनपदों में बटा होता था। जो संपूर्ण राज्य प्रांत या जनपद को ही आप वर्तमान के जो प्रांत हैं या जो आज के प्रांत हैं उनको हम जनपद कहते थे, ठीक। ये आपको समझना होगा। इस जनपद का मुखिया समाहर्ता था, जो आप समाहरण न्यायालय देखते हैं ना, समाहरण या समाहर्ता, जो आपके बिहार में जो एसपी का ऑफिस है, क्या बोलते हैं उसी को, इसी को बोलते हैं, ठीक। तो कहलाता है प्रांत या जनपद आगे 4 भाग में बटा, जनपद 4 भागों में बटा होता था, जिसका मुखिया स्थानिक जिलाधीश की तरह डीएम की तरह कार्य करता था, ठीक। अन्य अधिकारी क्षेत्राध्यक्ष, ठीक। कृषि शास्त्री, ये बेहद महत्वपूर्ण, कई बार प्रश्न पूछा है। क्षेत्राध्यक्ष कृषि शास्त्री, संनिधाता राज्य के भंडार गृहों का प्रभारी, गणिकाध्यक्ष वेश्याओं पर नियंत्रण रखने वाला, और कर्मांतिका कारखानों का प्रभारी होता था। गांव का मुखिया गोप और नगर का मुखिया नागरिक होता था। ये आपको बेहद कि ये जो है आपको एक जगह नोट कर लेना चाहिए और इसको अच्छे से कई बार देखना चाहिए। अब देखिए भ्रष्टाचार। कौटिल्य नौकरशाही द्वारा किए जाने वाले गबन या धोखाधड़ी या भ्रष्टाचार के 40 स्वरूपों का या 40 प्रकार के भ्रष्टाचारों का वर्णन करता है, ठीक। ये आपको प्रश्न याद रखना है कि कौटिल्य कितने प्रकार के भ्रष्टाचारों का गबन करता है, बात करता है, सॉरी। तो धोखाधड़ी या गबन या भ्रष्टाचार के 40 प्रकार जो कि नौकरशाही प्रशासन के द्वारा किए जाते हैं, ठीक। व्यावसायिक संगठन श्रेणी जो है किसको, शिल्पियों के संगठन को बोला जाता था, और संघ मजदूरों के संगठन को, और सम्यक जो था सम्यक संगठन व्यापारियों के संगठन को बोला जाता था। ये श्रेणी बार बार पूछा जा चुका है, तो श्रेणी शिल्पियों के संगठन को बोला जाता है। न्याय व्यवस्था किस प्रकार की थी, तो 2 प्रकार की न्याय व्यवस्था थी, ठीक। कैसे न्याय व्यवस्था, एक धर्मस्थली और कंटक शोधक। धर्मस्थली जो था वो दीवानी न्यायालय से था, और इस न्यायालय का संबंध जो व्यवहारिक होता था वो, यानी जो एक धर्मस्थ न्यायालय और एक कंटक शोधक न्यायालय था। कंटक शोधक आपका फौजदारी से संबंधित था, ठीक। और इस न्यायालय का जो न्यायाधीश होता था हम उसको प्रतिष्ठा बोलते थे। और याद रखें दीवानी न्यायालय को आप धर्मस्थली और फौजदारी न्यायालय को कंटक शोधक बोलते थे, ठीक। दंड निर्धारण में कौटिल्य समानता का सिद्धांत नहीं मानता है, ठीक। वो कहता है कि वर्ण व्यवस्था लिंग व उम्र के आधार पर दंड व्यवस्था का मतलब कि दंड दी जाती है, यानी वो जो उसका दंड व्यवस्था है वर्ण व्यवस्था लिंग व उम्र के आधार पर है, ठीक, जो कि समानता पर आधारित नहीं है। प्यारे दोस्तों, हम फिर से एक बार आपको बताते हैं कि हम लोग ये बीपीएससी के द्वारा आयोजित जो टीआरई 3 है उसी में पीजीटी पॉलिटिकल साइंस का एक बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक है आपका भारतीय राजनीतिक विचारक। उसमें भी सबसे महत्वपूर्ण आपका कौन सा है, कौटिल्य है। उसी को आज हम लोग इसको डिस्क्रिप्टिव मोड में नहीं कहेंगे, बस इसको रिवीजन कर रहे हैं, और उसमें भी ये जो 1 लाइनर है जो इम्पोर्टेंट है मैं आपको बता दे रहा हूँ। कम से कम बेसिक जानकारी आपको पता होना चाहिए, ठीक। और भी अगर आप कहेंगे तो हम लोग और जो विचारक हैं उसको भी हम लोग पढ़ा देंगे। इसमें कौटिल्य, अम्बेडकर और गांधी को हम लोग पढ़ेंगे, ठीक। बाकी आप लोग कहेंगे तो हम लोग उसका भी
उसको भी देख लेंगे। ठीक, तो आप इसको इस स्पीड को करंट वीडियो को 22 के स्पीड में देख लीजिएगा। तो राज्य का कौटिल्य का जो सप्तांग सिद्धांत है, ठीक, ये बेहद महत्वपूर्ण है, आपको पता होना चाहिए और इसी से कई प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। ठीक, तो यह राज्य की सावयिक या जैविक सिद्धांत का समर्थक है। ये तो हमें पहले ही बता दिया था कि ऑर्गेनिक थ्योरी का समर्थक है। राज्य जीव की तरह तथा व्यक्ति उसके अंग हैं, यानी जो राज्य का सावयविक सिद्धांत है वो। ठीक, तो जो राज्य का सप्तांग सिद्धांत है उसमें सबसे पहले जो है आपका कौन सा सप्तांग मतलब 7 अंग कहें आप। राज्य कितने अंग बताया उसने 7, तो 7वें में जो सबसे पहला है आपका स्वामी या राजा। ठीक, तो स्वामी का क्या है कि राज्य का प्रथम अंग व प्रधान अंग है कौन, स्वामी, जिसको आप राजा बोलते हैं। ठीक, राजा को शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक व आत्मिक गुणों से परिपूर्ण या युक्त होना चाहिए, जिन्हें कौटिल्य संयुक्त रूप से आत्मसम्मत की संज्ञा देता है। यानी राजा को कैसा होना चाहिए, आत्मसंगत। ठीक, तो कैसे कि राजा को शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक रूप से आत्मिक गुणों से युक्त होना चाहिए, जिसको कौटिल्य क्या कहते हैं, आत्मसम्मत की संज्ञा देते हैं। वो राजा के सुख में ही प्रजा के सुख में ही राजा का सुख है, कौटिल्य कहता है। इसी आधार पर जो उनका स्टेट है उनको हम कहते हैं कि वेलफेयर स्टेट, यथा राजा तथा प्रजा, भाई ये बात इसी की ये व्याख्या है। अब राजा के लिए शिक्षा अनिवार्य है। घुन लगी लकड़ी की तरह अशिक्षित राजकुमारों से राजकुल नष्ट हो जाता है, तो इसलिए कहते हैं कि राजा के लिए शिक्षा बेहद जरूरी है। कौटिल्य का राजा प्लेटो की तरह फिलोसफर किंग है, ये भी सही है। और आगे कौटिल्य के अनुसार एक चक्रवर्ती राजा में 3 गुण होने चाहिए। कौन कौन से 3 गुण हो कि वो बुद्धिशाली हो, सैनिक रूप से शक्तिशाली हो और वित्तीय सावधानी या वित्तीय रूप में वो मतलब जोखिम लेने वाला और वित्त जो है, अर्थ जो है, यानी आप कहें जो संपत्ति या रुपया पैसा उसको सावधानी से प्रयोग करने वाला हो। ठीक, कौटिल्य लोक कल्याणकारी राज्य का समर्थक है। ठीक, ये भी सही है। और निरंकुश व अत्याचारी राजा की अपेक्षा राजा को प्रश्रय न होना ही अच्छा है। यानी क्या कह रहा है, निरंकुश व अत्याचारी राजा की अपेक्षा राजा को प्रश्रय न होना ही अच्छा है। यानी निरंकुश अत्याचारी राजा की अपेक्षा राजा का न होना बेहतर है, वो उनका कहना है। ठीक, तो निरंकुश राज्य का समर्थन नहीं करते हैं वो। कौटिल्य का राजा निरंकुश नहीं हो सकता। राजा पर नियंत्रण के साधन हैं कौन कौन से, अनुबंधवाद, तमाम धार्मिक नियम है, रीति रिवाज है, मंत्री परिषद है, जन नियंत्रण है, या राजा का शिक्षण व प्रशिक्षण, तमाम तरह के उस पर ये सब चीज़ें प्रतिबंध आप लगा सकते हैं। राजा वो स्वेच्छाचारी, कौटिल्य का जो राजा है स्वेच्छाचारी नहीं है। अर्थशास्त्र के प्रथम अधिकरण में विनयाधिकरण में राजा के जीवन का व्यवहार का वर्णन है। ठीक, प्रथम अधिकरण में राजा के जीवन के व्यवहार का वर्णन है, ये आपको याद रखना है। अब है राजाओं के प्रकार, कितने प्रकार के राजा हैं, तो मानसिक प्रवृत्ति के आधार पर राजा 3 प्रकार के होते हैं। एक धर्म विजयी राजा, लोभ विजयी राजा और असुर विजयी राजा। ये जैसा कि नाम से स्पष्ट होता है तो आप व्याख्या कर सकते हैं। अब कौटिल्य एक नए राजा की बजाय अस्वस्थ पुराने राजा को ज़्यादा श्रेष्ठ मानते हैं, क्योंकि पुराने राजा को परंपराओं का ज्ञान होता है तथा वह परंपराओं के नियंत्रण में रहता है। ठीक, कौटिल्य निम्न कुल के बजाय उच्च कुल के राजा को श्रेष्ठ मानते हैं, क्योंकि जनता इनकी आज्ञा आसानी से मान लेती है। यह तर्क स्पष्टतः क्या है, राजवंशी अनुवांशिकता सिद्धांत की स्थापना करता है, यानी जो राजवंश है यानी राजतंत्र का समर्थन करता है इस बात से। कौटिल्य एक यथार्थवादी और व्यवहारिक दार्शनिक है। कौन, कौटिल्य जो है रियलिस्टिक, जैसा कि आपका अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का नियम है वैसे ही उसी पर ये है। ठीक, इसलिए उसने अर्थशास्त्र में आगमनात्मक पद्धति तथा ऐतिहासिक पद्धति का प्रयोग किया। ये भी पूछा जाता है कि कौटिल्य की अध्ययन पद्धति क्या थी, तो आगमनात्मक और ऐतिहासिक पद्धति। क्वेश्चन नंबर, अब सॉरी मैं बार बार क्वेश्चन पे आ जा रहा हूँ। दूसरा जो है सप्तांग का अंग वो कौन सा है कि अमात्य मिनिस्टर्स। अमात्य को मंत्री बोलते हैं, मंत्री को अमात्य कहा जाता है, जबकि प्रधानमंत्री को महामात्य बोला जाता है। महामात्य कौन था, स्वयं कौटिल्य था। ठीक, राजा व अमात्य एक गाड़ी के 2 पहिए जो एक दूसरे के बिना बेकार हैं। ये किसका कथन है, तो कौटिल्य का कथन है। ये भी कोट बेहद महत्वपूर्ण है। अब आगे देखिए कि जनपद, यानी जनपद तीसरा अंग जो है सप्तांग सिद्धांत के राज्य का जो तीसरा अंग है जनपद है, जिसको आप जनसंख्या या टेरिटरी भी बोल सकते हैं। जनता व भूमि, जनपद
का संगठन 10 गांवों का समूह, याद रखिए ये आपसे बार बार पूछा जाता है। जो जनपद होता है 10 गांवों का समूह होता है, ठीक। और 200 गांव का देखिए 10 गांवों के समूह को हम संग्रहण बोलते हैं और 200 गांवों के सर्वरात्रि, 400 गांवों का समूह को द्रोणमुख और 800 गांवों को स्थानीय बोलते हैं, ठीक। ये 10 गांवों के समूह को क्या बोला जाता है? संग्रहण। ये क्रम आपसे पूछता है बार बार, ठीक, ये भी आप याद रखिएगा। तो 10 गांवों के समूह को संग्रहण, 200 गांवों के सर्वरात्रि क्या खरवाटी की जगह मिल जाएगा, 400 गांवों का समूह को द्रोणमुख और 800 गांवों के समूह को स्थानीय बोलते हैं। और चौथा जो अंग है दुर्ग, जिसको आप फोर्ट्स या किला बोलते हैं, ठीक। 4 प्रकार के दुर्ग होते हैं। ये भी आपसे प्रश्न पूछता है कि कितने प्रकार के कौटिल्य ने और दुर्गों की बात की है, फोर्ट्स की बात की है। तो एक औदिक दुर्ग होता है जो कि जल से घिरा होता है, पर्वतों से, धानवन जो मरुस्थल से घिरा होता है, और वन दुर्ग जो उसका किला होता है वो किससे? वन से घिरा होता है, ठीक, जंगलों से घिरा होता है। 5वां है दंड। दंड को सेना व लॉ एंड ऑर्डर बोलते हैं, यही है। दंड अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति में बढ़ोतरी की रक्षा तथा रक्षित का सही वितरण करता है, ठीक। और छठा जो है कोष, ट्रेजरी जिसको बोलते हैं, या खजाना। कर संग्रहण को समाहर्ता या उस कोषाध्यक्ष को सन्निधाता कहते हैं। फिर तो कर संग्रहण करने वाले को हम समाहर्ता बोलते हैं और कोषाध्यक्ष को सन्निधाता बोलते हैं। ये ऐसे ही प्रश्न पूछा जाता है आपसे, ठीक, बेहद महत्वपूर्ण है। आप इसको एक बार अगर आप ध्यान से पढ़ लेंगे तो याद हो जाएगा। और मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ कि इससे कई प्रश्न आपके बनते हैं, ठीक। मित्र, 7वां जो अंग है इसका मित्र, राज्य की वैदेशिक संबंध, यानी जो मित्र है राज्य के जो विदेशी संबंध है, आजकल का जो फॉरेन पॉलिसी है उसी के निर्धारण में ये इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। आधुनिक राज्य के अंग व सप्तांग, संप्रभुता राजा में, सरकार अमात्य में, जनसंख्या भूमि तो मिलकर क्या बनते हैं? जनपद। अब अंगों से तुलना कीजिए। राजा क्या है? सिर है, अमात्य आँखें हैं, जनपद जंघाएं हैं, दुर्ग भुजाएं हैं, दंड मस्तिष्क, कोष खजाना है और मित्र उसके कान होते हैं। इनसे भी आपको पूछता है कि मित्र किसकी तुलना में होता है? तो मित्र राजा के कान की भांति हैं, कोष राजा के जो है खजाने की भांति हैं, और जो राजा के अमात्य हैं उसकी राजा की आंखों के तुल्य हैं। ये आप भी सही से याद कर लीजिए। अब आइए जरा देखिए इसका जो वैदेशिक संबंध या परराष्ट्र नीति जो है, ठीक, जिसको आप मंडल सिद्धांत बोलते हैं, एक ये, ठीक। मंडल सिद्धांत में देखिए पड़ोसी राज्यों के संबंध में मंडल सिद्धांत शक्ति संतुलन सिद्धांत पर आधारित है। इस षटकोणीय नीति बाद में पढ़िएगा। मंडल अर्थात राज्यों का वृत्त या घेरा होता है, ठीक। इस घेरे में 12 व 72 प्रवृत्तियाँ होती हैं। ये प्रश्न पूछता है कि मंडल सिद्धांत में कितने राज्य होते हैं? तो 12, ठीक। और इनके संबंध जो इन ट्रेंड्स जो होंगे, जो टैक्टिक्स यूज करेंगे वो 72 हो जाती हैं, ठीक। अब मंडल के मध्य में सबसे बीच में जो होता है विजिगीषु राज्य होता है, विजिगीषु बोलते हैं उसके। विजिगीषु का मतलब क्या है? राज्य विस्तार करने की इच्छा रखने वाला। अब यहाँ ज़रा समझ लीजिए कि जो विजिगीषु राज्य है, देखिए यहाँ है, याद रखिएगा। जो विदेश नीति होता है, प्रत्येक जो क्या मतलब कि पड़ोसी है वो क्या है? शत्रु की भांति है, पड़ोसियों से ही आपके संबंध खराब होते हैं। तो उसका जो सामने होगा अरे, उसको हम बोलते हैं अरे, सामने का शत्रु। और उसके जो मित्र है उसके साथ, जैसे मान लीजिए कि आप हैं, ये आपका पड़ोसी ये हो गया, तो ये आपका क्या हो गया? अरे यानी शत्रु हो गया। लेकिन इसका पड़ोसी जो है, ये दोनों आपस में शत्रु हैं क्योंकि दोनों पड़ोसी हैं, लेकिन क्या होता है? पड़ोसी का पड़ोसी इसका विजिगीषु का मित्र जो है, क्योंकि ये इसका दुश्मन है। तो इसमें जो राजनीतिक जो आपका फॉरेन पॉलिसी होता है, तो हमेशा पड़ोसी आपका मित्र होगा और पड़ोसी आपका दुश्मन होगा, ठीक। ऐसे ही वो व्याख्या किया है, ये आप इसको देख लीजिए, ठीक। और अब देखिए षटकोणीय नीति क्या है कि पड़ोसी राज्यों के साथ संबंध स्थापित करने की नीति क्या है, किस तरीके से, कौन सी पॉलिसी से आप पड़ोसी राज्यों के साथ संबंध स्थापित करेंगे, वही षटकोणीय नीति है। वो 6 प्रकार की बात करते हैं। कैसे? संधि, विग्रह, ठीक, यान, आसन और संश्रय और द्वैतिभाव। ये 6 आप याद कर लीजिए। 6 तरीके हैं इसको मंडल सिद्धांत को लागू करने के लिए। संधि, विग्रह, यान और आसन, फिर संश्रय और द्वैतिभाव, इन सबका अर्थ है, ठीक। ये आप पढ़ लीजिए, ये आपको पढ़ना है, ठीक। अब वो कहता है युद्ध कितने प्रकार के हैं? तो 3 प्रकार के युद्ध हैं।
कौन कौन से? प्रकाश या धर्म युद्ध जो कि नियमन अकॉर्डिंग टू रूल चलता है या नियम के अनुसार चलता है, और दूसरा कूट युद्ध जिसको छल युद्ध बोलते हैं, और तीसरा तुष्ण युद्ध, निकृष्ट युद्ध, विष आदि का प्रयोग देखकर ये है। ठीक, कौटिल्य ने 3 प्रकार के राजदूतों की बात की है। 3 प्रकार के राजदूत की बात करते हैं, ये आपको नोट कर लेना चाहिए। इसमें ने शिष्टार्थ हैं, ठीक, और परिमार्थ और शासनहार, ये 3 हो गए 3 प्रकार के दूत। हाँ, ये गुप्तचर वाला जो व्यवस्था है बेहद महत्वपूर्ण है। वो बार बार आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि कौटिल्य ने कितने प्रकार के गुप्तचरों की बात किया है। तो 9 प्रकार के गुण पुरुष, जो पुरुष गुप्तचर को क्या बोलते हैं? गुण पुरुष। 9 प्रकार के गुप्तचरों की बात करते हैं। ठीक, ये भी है। ठीक, संक्षेप में अब कौटिल्य का जो है संक्षेप में आप जरा समझ लीजिए कि कौटिल्य वर्ण व्यवस्था का पक्षधर है, पर मनु के विपरीत वर्ण व्यवस्था का आधार जन्म नहीं बल्कि कर्म मानता है। कौटिल्य महिला उत्तराधिकार का समर्थन करता है, दंड में समानता के सिद्धांत के विरोधी हैं। ये धर्मनिरपेक्ष राजनीति और धर्म का पृथक्करण, लोक कल्याणकारी राज्य के समर्थक हैं। कौटिल्य ने दंड राजनीतिक व्यवस्था को साध्य नहीं बल्कि साधन माना है, जैसा कि मैकियावेली और ये सब साध्य मानते, चाहे हिटलर मुसोलिनी ये सब साध्य मानते, साधन नहीं मानते। कौटिल्य द्वारा वर्णित राजा के 7 अंगों में पुरोहित नहीं है, याद रखिएगा। यह धर्मनिरपेक्षता को परिलक्षित करता है। ठीक, ये तमाम बातें आप इसको चाहे तो वीडियो पॉज करके आप देख सकते हैं। ठीक, ये तो ज़्यादा लंबा हो गया, लेकिन आप इसको स्पीड, जो इसकी स्पीड है आप थोड़ा स्पीड बढ़ा लीजिएगा, जल्दी जल्दी देख लीजिए। जो भी आपको इंपॉर्टेंट लगे वो नोट कर लीजिए। खैर जो भी इंपॉर्टेंट मैंने बता दिया है। अगर आपकी और डिमांड रहेगी तो हम लोग और विचारकों को भी ऐसे ही पढ़ेंगे, ताकि आपका रिवीजन हो जाए। आपका थोड़ा सा जो कंसेप्ट थोड़ा सा डिसमिस हो रहा वो भी आप उसको भी पकड़ लें, समझ जाएँ। इसलिए वजह से हमने इसको सॉल्व किया। जब तक परीक्षा तब तक नहीं हो रही है, या जितना मुझे लगता है 20-22 से 25 दिन है, उसमें इसको भी आप इस स्तर से भी पढ़ सकें। पॉलिटिकल साइंस के जो भी सेक्शन, जिस सेक्शन के जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है हम लोग उसको पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ठीक।